रात को 10-10 बजे तक विटनेस को साथ में लेके बैठता था। तो एक बबलू श्रीवास्तव का केस भी था, जैसे नारायण साई केस आपके पास हाँ, है। नारायण साई का तो केस उसमें था। तो पूरा मतलब इंडिया का मीडिया लगा हुआ। इंडिया का मीडिया लगा था, पूरे मीडिया की नज़र एक केस पे रहती है। 21 कमांडो के साथ उनको सूरत की पुलिस ने इधर कोर्ट में उनको पेश किया था। हाजिर हो। नमस्कार, वकालत.com की पॉडकास्ट सीरीज हाजिर हो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे वकील हैं जिन्हें 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है और पूरे देश में जो चर्चित हुए ऐसे कुछ केसेस जैसे नारायण साई का केस, वो उस केस को हैंडल कर रहे हैं। उनका वकील साहब का नाम है कल्पेश भाई देसाई। सर, आपका खूब खूब स्वागत है वकालत.com के पॉडकास्ट सीरीज़ हाजिर हो में। और मैं कुछ ज़्यादा भूमिका नहीं मानते उनसे ही सवाल शुरू करता हूँ। सर, आप इस प्रोफेशन में, वकालत के प्रोफेशन में आए, उसके पीछे का क्या स्टोरी? आपने बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई थी, मैं खुद नहीं बताता हूँ, आप ही बताइए सर। ऐसे मेरा नेटिव चिखली तालुका में है, जो से ट्राइबल एरिया आता है जी। फिर हम लोग इधर हॉस्टल में, सूरत में हॉस्टल में मैंने एजुकेशन किया। MTB आर्ट्स कॉलेज में मैंने BA इकोनॉमिक्स विद स्टेटिस्टिक के साथ ग्रेजुएशन ख़त्म किया। जी। फिर बाद में VT चौकसी लॉ कॉलेज ज्वाइन किया। जी। उसी टाइम पे हमारे जो फैमिली रिलेशन में फैमिली फ्रेंड है और फैमिली एल्डर ब्रदर है गौतम भाई देसाई, सीनियर एडवोकेट है वो सूरत के, वो मेरे से भी बड़े हैं। जी। उन्होंने वकालत ज्वाइन किया और उन्होंने वकालत स्टार्ट किया था सूरत में। तो वो भी चिखली से थे? वो भी मेरे से भी सीनियर है। अच्छा। और उनका आज मानो 37 ईयर से वो वकालत कर रहे हैं सूरत शहर में। जी जी। तो और सर वो बहुत भी सीनियर चिखली, है। वो भी चिखली से हैं क्या? नहीं नहीं, वो चिखली से नहीं, नहीं वो है। कामरेज तालुका से ओवियन अच्छा। गांव से है। अच्छा, तो आप लोग यहाँ सूरत में हॉस्टल में साथ में मिले थे? हम लोग हॉस्टल में साथ में रहते थे। साथ में दयार जी रहते थे। आश्रम है, अनाविल आश्रम जो कहला जाता है, अच्छा वो अनाविल आश्रम में हम लोग रहते थे। अच्छा। अच्छा और मेरी पहचान उनके जो बड़े भाई थे उनके साथ हुई थी। अच्छा। और फिर हमारे लोगों के बीच में एक फैमिली रिलेशन, फैमिली बॉन्डिंग हो गए थे। जी। फिर मेरे जो फादर है वो भी जाहिर जीवन में वो कार्यरत थे, वो सहकारी क्षेत्र में भी थे। जी। तो इधर आपने नाम सुना होगा जो बीजेपी के उस टाइम पे सुमन मामा बोलते थे, सुमन भाई देसाई, उनके साथ उनका बहुत गहरा रिश्ता था। जी। तो हमारा दोनों फैमिली में बीच में भी एकदम फैमिली बॉन्डिंग था, फैमिली रिलेशन था। जी। और फिर मैं सूरत में नया नया आया था, जी। तो मेरे फादर ने गौतम भाई को बोला था कि भाई ये लड़के को आप थोड़ा संभाल लेना, साथ में रखना, आपके साथ में रहना। जी। तो फिर उन्होंने मेरे को साथ में रहा। उनके बड़े भाई वो भी हॉस्टल में थे। तो अभी 30 साल से साथ में ही हैं आप? 30 साल से ज़्यादा साथ में है। ज़्यादा साथ में। हाँ। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि हॉस्टल में दोस्ती हुई। हाँ, और हॉस्टल उसके में बाद दोस्ती, प्रोफेशन साथ में किया और 30 साल से साथ में है। 30 साल ऊपर, ज़्यादा से साल में। और अभी तो ऐसा है कि जैसे हमारा वन फैमिली ही है, ऐसा जी, जी। अलग फैमिली जैसा भी नहीं नहीं है, है। वन फैमिली ही है। जी। तो सर एक ही प्रोफेशन में आ गए और एक ही साथ काम कर रहे हैं, तो कैसा, मतलब आपको कैसा लगता है? मतलब कोई पूछते सवाल, लोग बात करते होंगे कि ये किस तरह से आप मैनेज करते हो? वैसे तो कई बिजनेस में, कई फैमिली में ऐसा होता है कि भाई एल्डर ब्रदर के साथ उनके छोटे भाई काम करते हैं। जी। जी। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि गौतम भाई जो मेरे सीनियर है, लेकिन मैं उनको एल्डर ब्रदर मानता हूँ और मैं उनके साथ एक छोटे भाई की तरह से काम कर रहा हूँ। जी। और ऐसा मान के काम कर रहा हूँ। जी। मतलब कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की क्या आपकी टेक्निक है? क्योंकि वो लोगों को जानने में बहुत इंटरेस्ट होगा कि अगर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो आप दोनों कैसे रिजॉल्व करते हैं? एक बात सही है कि डिफरेंसेस ओपिनियन कई बात में आते हैं। जी। दोनों के मैं एकदम ट्रांसपेरेंसी से बात करता हूँ। तो हमारे दोनों की जो नेचर में भी ऐसे बोलते हैं कि आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। जी। दोनों के नेचर में ऐसा है। जी। जी। तो ऐसे टाइम पे मैं ऐसा मानता हूँ कि वो जो भी डिसीजन लेते हैं तो उनको मैं फॉलो करता हूँ, उनको ओबे करता हूँ। और उस टाइम पे वो डिसीजन के मैं उनके साथ ये बात पे बहस नहीं करता हूँ। अच्छा। लेकिन फिर उनका मूड देख के मैं मेरे ओर से, मेरे एंगल से कन्विंस करने का प्रयत्न करता हूँ। जी। और वो भी उस टाइम पे फिर मेरी बात सुन के और मेरे एंगल से मेरी बात
को ध्यान में रख के उस टाइम पे वो कन्विंस भी होते हैं। जी जी और इसीलिए से कोई प्रॉब्लम हम खड़े नहीं करते हैं होते, कोई कॉन्फ्लिक्ट होते हैं लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट इस तरह से हम रिजोल्व करते हैं। आपने मान लिया है कि ही इज द सीनियर और ही इज द बॉस एंड ही इज ऑलवेज राइट, हाँ। ऐसा कह सकते हैं? वो मैंने एक ऑफिस पे लिए एक मुद्रा लेख लिए पढ़ा था जी। कि बॉस ऑलवेज राइट। जी तो मैं ऐसा मानता हूँ और मैं मेरे कलीग को भी बोलता हूँ और मेरे जी। से जो असिस्टेंट है और मेरे ऑफिस में मेरे से जो काम कर रहे हैं जी उन लोगों को भी बोलता हूँ जी कि ऑफिस में ऐसा बॉस ऑलवेज राइट। जी बॉस की बात का हम ऐसे ही मान के चलना कि बॉस ऑलवेज राइट है। जी अगर फिर हमारी कोई बात ध्यान पे रखने की है और हमारी बात अगर उनको ध्यान पे रखना, हमारा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा एंगल उनको बताना है तो फिर उनका बॉस का मूड देख के फिर बात करने का। सर मेरे को ऐसा हो रहा है कि वो भी अभी पास में बैठे होते तो मुझे बहुत मजा आता है दोनों का साथ में इंटरव्यू लेते हुए। अच्छा। तो सर ये मतलब लॉ आपने पढ़े एमटीबी कॉलेज से, आपने इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक के साथ में अपने ग्रेजुएशन किया और फिर लॉ कॉलेज से लॉ किया। उसके बाद सर डायरेक्ट सीधे पहले से डिसाइडेड ही था कि लॉयर ही बनना है या कुछ नहीं, change मैंने था? जब ग्रेजुएशन ख़त्म किया ना जी तब एक ऑनेस्टली ये भी मैं बोलता हूँ कि हमारा चिखली के बाजू में एक गांव है, विलेज है, छोटा सा विलेज। उस टाइम पे भी छोटा सा, अभी तो थोड़ा बहुत बड़ा है। तो मेरे को उस टाइम पे ऐसा लगा कि अगर मैं ग्रेजुएशन ख़त्म करके गांव चला जाऊंगा तो मेरे डैडी मेरे को क्या एग्रीकल्चर में डाल देंगे। अगर तो वो उस टाइम पे भी हमारे राइस मिल का बिजनेस था तो वो मेरे को ऐसा लगता कि वो गांव में वो अपने साथ बिठा देंगे। और मेरे को ऐसा था कि नहीं, हम सूरत में रहे। और उस टाइम पे भी थोड़ा ऐसा मन में था कि सूरत में रहे और थोड़ा अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनानी चाहिए, ऐसा एक माइंड में था कि एक अलग आइडेंटिटी हमारी भी होनी चाहिए। गांव में रह से क्या फ़ायदा करेंगे और हमारा कोई फ्यूचर इतना नहीं होगा गांव में रहे तो फिर मैंने लॉ ज्वाइन किया, फादर से परमिशन लिया और लॉ ज्वाइन कर। और उसी टाइम पे गौतम भाई का भी एकदम स्टार्टिंग पीरियड था तो फिर उन्होंने भी मेरे को इंस्पायर किया कि आप वीटी चौकसी में लॉ ज्वाइन करो और हमारे साथ में रहो। फिर मैंने लॉ ज्वाइन किया और उस टाइम पे तो मॉर्निंग कॉलेज थी तो बाकी का समय जो चाहे रेस्ट ऑफ टाइम हॉस्टल में बैठे रहने से कोई फायदा नहीं था। तो गौतम भाई वो मेरे को इंसिस्ट करके वो उनकी ऑफिस में ले जाते थे और उनके बाद उनके साथ मेरे को कोर्ट में ले जाते थे। तो फिर मेरा जो लॉ वकीलात का जो बाबत आई है तो मैं उनके इंस्पायर उनसे से ही हुआ और उन्होंने ही मेरे को हिम्मत दिया, उन्होंने मेरे को करेज दिया। ऐसे तो उस टाइम पे तो मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर और मेरे अंकल, उन्होंने तीनों ने गौतम भाई को बोला था कि ये लड़का तो वकीलात में चलेगा नहीं, कारण कि उनका नेचर ही ऐसा नहीं है वकीलात का, कारण कि वो लोगों को वकील की उनके माइंड में अलग ख्याल था। तो उस टाइम पे गौतम भाई ने इतना ही बोला था, मैं वो आज भी मेरे को याद है, उन्होंने एक ही वाक्य में जवाब आंसर दिया था कि नहीं चलेगा फिर भी आपके यहाँ नहीं आएगा, वो मेरे साथ रहेगा। उन्होंने एक ही बात में बाल टाल दे, बस नहीं चलेगा तो वो मेरे साथ रहेगा, आपके यहाँ वापस नहीं आएगा, वो मेरे साथ सूरत में रहेगा, मेरे फैमिली में रही रहता है ना तो हमारे साथ रहेंगे। और उन्होंने ये बात आज तक भी निभाई और आज तक फिर आज की डेट में मेरी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे घर वाले के पास नहीं है, जो भी है उन्होंने टोटली मेरी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने खुद ले लिया है। वो मेरे लिए एक कृपा ही है, ईश्वर की कृपा है। मेरी बेटी की शादी, मेरी शादी और मेरी सूरत में जो भी एस्टेब्लिशमेंट करना है बिजनेस का, मेरे फ्लैट का, अगर तो मेरी फैमिली का, वो आज की डेट में भी वो ही देख रहा है। मैंने उन्होंने सबको आंसर दे दिया, सबको हो करके। तो सर ये मतलब आपकी प्रैक्टिकल पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फिर शुरू हो गई? हाँ, शुरू उनके लिए वो मेरे को बहुत अच्छा हुआ कि मैं जब पढ़ता था लॉ कॉलेज में पढ़ता था उसके साथ साथ भी मेरा गौतम भाई के ऑफिस में जाना, थोड़ी देर बैठना, काम देखना, फिर बाद में उनके साथ बाकी के टाइम में कोर्ट में जाना, कोर्ट में उनके साथ घूमना। तो प्रैक्टिकली कोर्ट में कैसे काम होता है, किस तरह से काम लिया जाता है, वो थोड़ा मेरे को प्रैक्टिकल में ज़्यादा मेरे को नॉलेज। तो अभी स्टूडेंट अगर कोई है लॉ का,
उसको आप ये एडवाइस करेंगे कि ये करे, ऐसा करे? हाँ, तो मैं स्टूडेंट को अभी भी मैं एडवाइस करता हूँ, हम्म हम किताब में पढ़ते हैं लेकिन रियल लाइफ और रियल वर्क एकदम अलग होता है। तो मैं अभी भी स्टूडेंट को एडवाइस करता हूँ, और अभी तो एक अच्छा है कि अभी आप लॉ कॉलेज में जाओ तो उनको डायरी मेंटेन करनी पड़ती है, उनको इंटर्नशिप करने के लिए जाना पड़ता है, उनको केस लॉ होता है वो अटेंड करना होता था। हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। ओके। तो अभी तो कंपलसरी भी दिया है, कोर्स में भी ऐसे सिस्टम बनाई है। तो मैं फिर भी मैं बोलता हूँ कि बाकी के टाइम में अगर वो कोर्ट ज्वाइन करे, कोर्ट में कैसे एविडेंस कैसे लीड होते हैं, कोर्ट किस तरह से काम करती है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी है। वकालत में अगर आप सक्सेस होना चाहते हो और वकालत करना चाहते हो, यही प्रोफेशन में आना चाहते हो, तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। तो आपको सर कुछ बहुत टाइम हो गया वैसे तो, लेकिन क्या याद कर सकते हैं कि पहला केस क्या लड़ा था आपने और कैसा फील हुआ था उस टाइम कोर्ट में जाके? हाँ, पहला केस पे उस टाइम पे क्या था कि बहुत सालों पहले की बात थी। वराछा रोड पे एक एडवोकेट है, उनका ब्रदर का मर्डर हुआ था। अर्ली मॉर्निंग में उनके बंगले पे जो एंटी सोशल लोग आए और उन्होंने उनके घर में ही, उनके बंगले में ही उनका मर्डर कर दिया था। तो उस टाइम पे हम लोग इसमें गौतम भाई विद प्रोसिक्यूशन बोलते हैं, ओरिजिनल कंप्लेनेंट के तौर पे खड़े थे, और उसमें उस टाइम पे मैं भी साथ में था। तो वो जो विटनेस लोगों को किस तरह से तैयार करने का, एविडेंस किस तरह से कोर्ट में लीड करने का, किस तरह से कौन सा डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करने का, और कौन विटनेस हमको कितना सपोर्ट करेगा, वो जो तैयारी थी, वो जो स्टडी करना, और वो केस में इधर सूरत की कोर्ट ने कन्विक्शन किया था, हाई कोर्ट में कन्विक्शन कंफर्म रखा था, और सुप्रीम कोर्ट में भी कंफर्म रखा था कन्विक्शन। तो वो हमारे लिए उस टाइम पे एकदम स्टार्टिंग पीरियड था, एक चैलेंजिंग जॉब था। और मेरे लिए भी उस टाइम पे, मेरे को भी जैसे हम एक रोमांच फील होता है ना, तो ऐसे एक रोमांच फील होता था। रात को 10-10 बजे तक विटनेस को साथ में लेके बैठता था, उनको पुलिस स्टेटमेंट पढ़ाता था, सामने वाले एडवोकेट किस तरह से क्रॉस करते थे वो उनको थोड़ा रफली आइडिया देता था। और वो केस में मेरे को मज़ा भी इतने लिए आया है। और उस टाइम पे जो ये केस में डिफेंस की ओर से भी बहुत उस टाइम के सीनियर लॉयर आए थे। जैसे आपने नाम सुना होगा, एक मगन भाई बारोट करके थे, बहुत सीनियर लीजेंड एडवोकेट थे वो, पॉलिटिकल भी उनका सारा नाम था। और दूसरे एक शांतिलाल भाई शाह करके थे, और दूसरे एक थे। तो वो लोग एकदम सीनियर मोस्ट जायंट पर्सनालिटी थी, जैसे लेजेंड बोलते थे। तो वो लोग आए थे डिफेंस में, और सामने हम लोग थे। तो फिर भी वो मैटर में हमको बहुत सीखने का मिला, प्रैक्टिकली भी बहुत सीखने का मिला, लीगली भी बहुत जानकारी मिली। और वो केस हमारे लिए चैलेंजिंग रहा था। और वो केस आज तक भी, जैसे आज भी मैं जब आपके साथ ये बात शेयर करता हूँ तो मेरे को ऐसा लगे कि अभी भी ये मेरे सामने ही चल रहा है। ऐसा मतलब पिक्चोरियल मेमोरी अभी भी हाँ, अंदर जीवंत है, ऐसा कह जीवंत सकते हैं जी। और सर ऐसे कुछ केसेस जो आप बताना चाहें हम लोगों को, जो आने वाली पीढ़ियों को कुछ इंस्पायर करे, बताए कि भाई ये इस तरह के केसेस होते थे और ये आपने उसको किया था? अभी दूसरे केस अभी भी मेरे माइंड में है जी। वो उस टाइम पे एक राणा समाज, जो हमारे सूरत की बहुत मोटी कम्युनिटी है, बड़ी कम्युनिटी है जी। उसमें जैसे एक लड़की ने सुसाइड किया था। जी। और इसमें ऐसा था कि वो जो लड़का है उन्होंने 2 दफ़ा शादी किया, तो दोनों उनकी जो दोनों वाइफ ने सुसाइड किया था। अच्छा, ओके। तो वो दोनों वाइफ की सुसाइड के लिए उनको सामने अबेटमेंट टू सुसाइड का केस दाखिल हुआ था, क्रिमिनल केस दाखिल हुआ था। और उस टाइम पे पूरा राणा समाज उनकी अगेंस्ट हो गया था। जैसे मानो ये फैमिली का उन्होंने बहिष्कार कर दिया। कोर्ट में भी वो लोग रैली लेके आते थे, महिला संगठन रैली लेके आते थे। पूरी कोर्ट का माहौल भी ऐसा था कि वो लोग जब भी उनकी सुनवाई की डेट आती थी तब वो लोग बाहर सभी लेडीज आके खड़ी होते, प्ले कार्ड लेके खड़े रहते थे। और उस टाइम पे ऐसा माहौल था कि जैसे हमारे लिए भी 1-2 दफ़ा तो मुर्दाबाद का नारा लगा दिया था।
तो उस टाइम पे वो दोनों केस में मैंने जो उनका जो हस्बैंड और उनके जो फैमिली मेंबर है उनको एक्विट करवाया था। तो वो उस टाइम पे भी मेरे लिए चैलेंजिंग जॉब थी और आज भी ऐसा मानता हूँ कि वो आज भी वो केस की मैं बात करता हूँ तो एक रोमांच फील होता है। और इसीलिए मैं आज की डेट में इतना मानता हूँ कि अगर हमको एक हमारा डिवोशन होना चाहिए, हम डेडिकेशन हमारा होना चाहिए काम के प्रति, और हमको एक गोल अचीव करना चाहिए, गोल एक हम तय करना चाहिए कि नहीं हमको ये रिजल्ट आने है। और इसमें मैं ऐसा मानता हूँ कि हमें पूरा समर्पण भाव से हमको काम करना चाहिए तो रिजल्ट मिलता है। सर, ये एक सवाल बहुत से बार उठता है, जैसे आपने बताया कि इस केस के अंदर रैलियां निकल रही थी और न्यूज़पेपर्स भी, शायद मीडिया भी उस टाइम समाज के हाँ, साथ होगा, ये मान सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग होते हैं उनके साथ ही होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट होती है, जब प्रेशर्स क्रिएट होते हैं, हाँ। और उस टाइम पे क्या, मतलब आप एज ए वकील भी इन्फ्लुएंस होते हैं, एज ए जुडिशरी भी इन्फ्लुएंस होती है, तो कि ये क्या, मतलब उस टाइम कैसे हैंडल करते हैं आप लोग? कई दफ़ा ऐसी जब सिचुएशन आती है ना जी। तो हम लोग कोर्ट में आर्ग्यू के टाइम पे बोलते हैं कि साहब ये तो मीडिया ट्रायल हो गई है। अच्छा, ओके। हम लाइट मूड में बोलते हैं कि साहब ये हाँ, मीडिया ट्रायल हो ट्रायल गई है। जी। और ये मीडिया ने इतना प्रेशर बना दिया इसलिए ये सभी बाबत का एक असर, एक इफेक्ट रहता है। ऐसा ऑब्वियसली होती है। लोग भी मान लेते हैं, लोग ही तय कर देते हैं जी। कि नहीं भाई ये तो चेते गुनेगार ही जो है। नानावटी केस, हाँ, नानावटी बॉम्बे केस, वाला जो था, बॉम्बे वाला, वो अभी तक भी फिल्में बनती है उस पे हाँ, वेब सीरीज बनती है और चर्चा हो रही है। चर्चा हो रही है। और वो क्लियर था कि उसमें मीडिया का प्रेशर था उसमें। था। जी। तो उस टाइम पे हमारे पे भी इतना एक प्रेशर बनता है। जी। क्योंकि हम भी ऐसा मानते हैं कि हमारा पर दो तरह का प्रेशर के एक तो पूरे मीडिया की नज़र एक केस पे रहती है। मानो अगर हम कोर्ट में हमारा कोई भी पक्ष हम रजू करें तो उस पर भी कई सारी चर्चा होती है। कोर्ट भी वो ऐसे भी वो लोग ह्यूमन बीइंग है, तो जब एक केस की कोई सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाती है तो वो भी उन पे भी थोड़ा एक शैडो जैसा, एक लाइट शैडो रहता है। तो उस टाइम पे हम भी एक प्रेशर में काम करते हैं। लेकिन उस टाइम पे फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम ऐसा मानते हैं कि नहीं चलो ये प्रेशर को हमको डाइल्यूट करके आगे चलने का है। जैसे नारायण साई केस आपके पास हाँ, है, नारायण साई का केस उसमें तो था। पूरा मतलब इंडिया का मीडिया लगा हुआ। इंडिया का मीडिया लगा था। नारायण साई को आज भी मेरे को याद है कि 4 दिसंबर को उनको वहाँ पे दिल्ली में उनको अरेस्ट किया, दिल्ली की पुलिस ने। फिर सूरत की पुलिस ने उनको ट्रांसफर वारंट से इधर सूरत लेके आई 5 दिसंबर। 5 दिसंबर उनको शाम को 6:30 बजे, 6:15 6:30 बजे कोर्ट में पेश किया। और उनकी जो रिमांड एप्लीकेशन चली वो 11 बजे तक चली। पुलिस ने 22 पॉइंट उनका रिमांड का लेके आया था, मुद्दा जो बनाया था 22 पॉइंट था। सरकारी वकील की ओर से उस टाइम पे के जो डीजीपी जो नयन भाई सुकड़वाला जो अभी भी है, उन्होंने भी बहुत नाइसली उन्होंने आर्ग्यू किया, कारण कि पूरा जैसे मानो नेशनल मीडिया, हमारा लोकल मीडिया, वो सभी की नज़र उस पर थी और सभी लोग थे। और रात को 12:30 बजे वर्डिक आया। तो उस टाइम पे मानो पूरी कोर्ट कंपाउंड में मीडिया के अलावा कोई ही नहीं था, मीडिया और पुलिस। तो ऐसे में एक माहौल एकदम अलग फील होता है और वो माहौल में काम करने का। हाँ, तो आपका क्या मैकेनिज्म होता है उसको, मतलब आप लॉ पॉइंट पे ज्यादा रहे, फोकस रहे और ये सब इन्फ्लुएंसेस को हटा सके, तो आप क्या करते हैं उस टाइम तो पे? मैं क्या करता हूँ उस टाइम पे, लॉ पॉइंट और फैक्चुअल एस्पेक्ट, और दूसरा एक पर्सनल लिबर्टी। और मैं ऐसा क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो मेन प्रिंसिपल है कि अभी एक उनके सामने एक आक्षेप है, एक एलिगेशन है, आक्षेपित एक आदमी है, वो गुनहगार नहीं है। जब उनके सामने उनका गुनाह, ऑफेंस जब उनके सामने प्रूव होता है तब वो गुनहगार के डेफिनेशन में आता है। ये जो क्रिमिनोलॉजी की जो बात है, क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो मेन जो प्रिंसिपल है, वो ध्यान में रख के मैटर को आगे चलाते हैं। और मेरा जो नेचर है कि पुलिस डिपार्टमेंट है, सरकारी डिपार्टमेंट, आप लोग मीडिया पर्सन है, उनके साथ मैं थोड़ा लाइट मूड में ही रह के बात करता हूँ और काम करता हूँ। सब भी आप बहुत मीडिया फ्रेंडली है, ये सब मीडिया के लोग। और मैं ऐसा नहीं, और मैं तो कई दफा
मेरे अगेंस्ट में कोई ऑर्डर आते हैं तो अभी मैं फिर भी। मीडिया पर्सन को शेयर करता हूँ। जी जी। तो एक बबलू श्रीवास्तव का केस भी था, उसमें हाँ। भी कुछ बहुत ही इसमें इधर ऐसा हुआ था बबलू श्रीवास्तव के केस में, इधर 307 और एक आर्म्स एक्ट का ऑफेंस बना था कि जिसमें सूरत में अडाजन पाटियाम के साइड पे एक आदमी पे, एक पर्सन पर फायरिंग हुआ था। इसमें क्या था कि सोपारी किलिंग का मामला है, प्रोसिक्यूशन का केस ऐसा है, पुलिस का केस ऐसा है, सोपारी किलिंग का मामला है और इसमें आइडेंटिटी में मिस फायर हो गया। जो आदमी पे फायर करना चाहिए था उसके बदले उनके जैसा ही दूसरे आदमी पे फायर हो गया था, लेकिन ऑफेंस 307 और आर्म्स एक्ट का हुआ था। तो उसमें प्रोसिक्यूशन ने ऐसा माना कि जो जो एक्यूज को जैसे जैसे वो लोग अरेस्ट करते गए तो उसमें प्रोसिक्यूशन ने सूरत डीसीबी क्राइम ने इन्वेस्टिगेशन किया, बहुत लेंथी इन्वेस्टिगेशन किया ऑफिसर लोगों ने। उसमें उन्होंने एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी माना उसमें, और लार्जर कॉन्स्पिरेसी में ऐसा माना कि बरेली केस में, बरेली की जेल में, बरेली सेंट्रल जेल में बबलू श्रीवास्तव एक उनके सामने एक ऑफेंस वहाँ पे रजिस्टर हुआ था, तो वहाँ पे उनको कन्विक्शन हुआ था। तो वहाँ पे वो बरेली जेल में था, तो उस टाइम पे उन्होंने वहाँ पे बैठे बैठे उनके आदमी के द्वारा एक कॉन्स्पिरेसी की तरह इधर फायरिंग करवाया। तो वो केस में फिर कॉन्स्पिरेसी में जब इन्वेस्टिगेशन में बबलू श्रीवास्तव का नाम आया तो वो बरेली जेल में थे। तो ये लोगों ने ट्रांसफर वारंट की प्रक्रिया डीसीबी क्राइम ने चालू स्टार्ट किया। तो वो लोगों ने बबलू श्रीवास्तव के लिए पोजीशन लेने के लिए गए वो लोग वहाँ पे, लेकिन बबलू श्रीवास्तव के लिए उस टाइम पे भी हमारे जो सेंट्रल आईबी है उन लोगों ने ऐसा बोला था कि बबलू श्रीवास्तव को उनको ठेठ मिली थी कि जैसे उनके जो राइवली जो गैंग है, जब जैसे ऐसा उस टाइम पे था कि बांग्लादेश से जो हमारी जो फेक करेंसी का जो नेटवर्क था कि जो डी गैंग वाला चला रहे थे, दाऊद गैंग, हाँ, तो उसमें कई सारी इंफॉर्मेशन उस टाइम पे यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में बबलू श्रीवास्तव ने उनको दिया, प्रोवाइड किया था, ऐसा वो लोगों को लगता था। तो इसलिए बबलू श्रीवास्तव को उनका जानकार खतरा था। तो वो वजह से बबलू श्रीवास्तव को उनके यूपी के एडवोकेट ने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया और उन्होंने बोला कि भाई सूरत की डीसीबी क्राइम पुलिस मेरे को गुजरात सूरत में ले जा रहा है ये ऑफेंस में, लेकिन हमारे आईबी, आपकी आईबी ने हमारे सामने बताया है तो हमको सूरत जाने में जान का खतरा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस निकाली सूरत पुलिस कमिश्नर को। तो वहाँ पे इधर हमारे जो ऑफिसर है उन्होंने वहाँ पे जाके उनकी सिक्योरिटी का बुलेट प्रूफ प्लान उन्होंने वहाँ पे पेश किया। फिर बबलू श्रीवास्तव को इधर सूरत की कोर्ट में पेश किया और उस टाइम पे उसको पूरा कमांड और 21 कमांडो के साथ उनको सूरत पुलिस में इधर कोर्ट में उनको पेश किया था। और उस टाइम पे जब उनको कोर्ट में पेश किया था तो जो व्हीकल का भी यूज किया था वो भी बुलेट प्रूफ व्हीकल में लेके आए थे। तो उस टाइम पे भी जो एक माहौल का तो एक जैसे हम रोमांच खड़े करने वाला माहौल था। और वो केस का भी हमने उनका जब 2-2 दफ़ा पुलिस कस्टडी की, जब पुलिस ने मांग किया था तो उनका मैंने ही अपोज किया था। फिर उनकी बेल एप्लीकेशन भी हम लोगों ने ही फाइल किया था और ये केस में हमने उनको बेल पे छुड़वाया था। सर मैंने थोड़ा पता किया, आपने भी बताया कि करप्शन के जो केसेस होते हैं वो मतलब आपका जो फर्म है, आपके जो वो बहुत फेमस है कि करप्शन के केसेस आप लोग डील करते हैं। तो सर उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है कि जो अभी सिचुएशन है इंडिया में या राज्य में या हर जगह पे, तो ये क्या सिचुएशन है और सर इनके केसेस का क्या होता है? करप्शन के केसेस में क्या है कि उनकी ऐसे मानो 3 वर्ड्स पे पूरा केस चलता है जी। एक तो डिमांड जी, कि पहले आदमी डिमांड, जो सरकारी ऑफिसर है कि सरकारी कर्मचारी डिमांड करता है जी, फिर बाद में स्वीकार करना वो, और बाद में रिकवरी, ये 3 वर्ड्स पे पूरा केस चलता है। लेकिन उनकी जो पूरी जो प्रोसीजर है और उनका इन्वेस्टिगेशन बहुत लेंथी है और इसीलिए ये, और फिर उनको सैंक्शन लेना हायर ऑफिसर से, तो इसीलिए ये जो केस का जो एविडेंस है ना, तो मानो उसमें पंच विटनेस है
कि वो सरकारी ऑफिसर आते हैं, सरकारी पंची लेना है, तो वो उनकी अगर एविडेंस स्टार्ट करते हैं ना तो पूरा दिन निकल जाता है, कारण कि उनकी जो टोटली प्रोसीजर है, मानो एक आदमी जिन्होंने एसीबी ऑफिस में गया और एसीबी के ऑफिस के सामने उन्होंने बताया कि भाई मेरे पास ये काम करने के लिए मैं ये ऑफिस में गया और वहाँ पे मेरे पास ये डिमांड किया, लेकिन मेरे को ये देना जरूरी, मैं उचित नहीं मानता हूँ, तो वहाँ से उनकी कार्यवाही स्टार्ट होती है। और जब पूरा उनका लाज का छटका जो आयोजन करता है वो और उनकी कार्यवाही जब संपूर्ण होती है, वहाँ तक की पूरी जो कार्यवाही होती है और उनका जो पंचनामा जो ड्रॉ करता है, तो वो एकदम लेंथी प्रक्रिया है, ज़्यादा 3-3.5 घंटे की प्रक्रिया है। और वो जो पंच शायद आता है वो सुबह में खड़ा होता है तो उनका एविडेंस में पूरा दिन निकल जाता है। और इसीलिए एसीबी की ट्रायल में टाइम ज़्यादा लगते हैं। और इसीलिए क्या कि मानो एक केस एसीबी का स्टार्ट किया तो बाकी का बोर्ड एडजस्ट कर देना पड़ता है कोर्ट में, और इसीलिए भी उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता था। लेकिन अभी क्या है, अभी के माहौल में इसमें भी कई सारे रिफॉर्म्स आए, सुधार आए इन्वेस्टिगेशन में भी। जैसे अभी वीडियोग्राफी करते हैं, वॉइस स्पेक्ट्रोग्राफी करते हैं, और कहते उनकी जो टेलीफोन कन्वर्सेशन होता है तो उनको भी सीडीआर करते हैं। तो इसलिए अभी एंटी करप्शन के जो केसेस है वो, इसमें मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी कन्विक्शन रेशियो है तो वो अभी मिलना शुरू होगा। अच्छा, अभी हमारे लिए डिफेंस के लिए भी अभी डिफिकल्ट होने लगा है। ओके, ऐसी बात है। तो मतलब ये अब बड़ा है या अभी आप ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बढ़ेगा? ना, मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी के जो इन्वेस्टिगेशन के जो मेथड है इसमें कई सारे चेंजेस है, और अभी साइंटिफिक डेटा पे अभी पूरा हमारा इन्वेस्टिगेशन आ गया है, चलने लगा है। तो इसमें जो पुरानी जो बाबत के जो टेक्निकल जो हमको जो कोई भी बेनिफिट मिलते थे और टेक्निकल जो डिफेंस लेते थे, उसमें अभी कई सारे उस टाइम पे जो लूप होल्स आते थे कि जिनको बेनिफिट एक्यूज को मिलता था, इसमें अभी मैं ऐसा मानता हूँ कि कई सारी बाबत में वो लोग पुल्स का स्टडी करके इसमें कई सारी ऐसी बाबत लेके आए हैं कि जिसमें वो लोग पुल्स का अभी आरोपी को बेनिफिट नहीं मिलेगा। पर ये भी हुआ है ना कि अभी जो आप बोल रहे हो, वैसे जो फिजिकल रिसीव करना पैसा या जो भी ले रहे, उससे अभी ऐसा भी है कि लोग वो बिटकॉइन में भी पैसा ले रहे, क्रिप्टो करेंसी में पैसा ले रहे। अभी क्या है कि इसमें भी एंटी करप्शन में भी एक्ट अभी पुराना है, लेकिन इसमें भी कई सारे इसमें रिफॉर्म्स किए हैं। जैसे मानो अभी क्या है कि मैं कॉर्पोरेटर हूँ, एक एग्जांपल हूँ, मैं अगर ऐसा बोलता हूँ कि मैंने वो कैश में नहीं लिया पैसा, लेकिन मैंने उसका कोई हवाला दे दिया, तो वो भी एंटी करप्शन के दायरे में आ जाता है। अच्छा। और मेरी ओर से अगर मेरे कोई पर्सन ने ले लिया तो वो भी आएगा और मैं भी आएगा। सर, अभी फिलहाल में एक ऐसा केस, एक न्यूज़ ऐसा आया कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने भरूच में एक वकील को पकड़ा। तो सर, ये बहुत रेयर केसेस होते हैं ऐसे कि एंटी करप्शन, हमको को ऐसा ही पता है कि सरकारी ऑफिसर को ही पकड़ता है, तो क्या वकील सरकारी ऑफिसर गिना जाता है? वकील प्राइवेट पर्सन के डेफिनेशन में आता है, वो सरकारी ऑफिसर के, सरकारी नौकर के, जाहिर सेवक की डेफिनेशन में नहीं आता है जी। लेकिन एंटी करप्शन का जो लॉ है तो इसमें उनको जो वकील को जो अरेस्ट किया है वो मददगारी में अरेस्ट किया है। जो सेक्शन 12 है एंटी करप्शन की, जो सेक्शन 12 है कि जिसमें जो सरकारी अधिकारी जो भी कामगिरी करते हैं, इसमें अगर हम उनको इलीगल एक्ट में उनको हम सहयोग देते हैं, अगर तुम उसमें मददगारी करते हैं, एबेटमेंट करते हैं, तो वो सेक्शन 12 है कि जिसमें वो भी आदमी वो एंटी करप्शन के सेक्शन के तहत वो ऑफेंस में वो एक्यूज बन सकता है। जैसे अभी जो केस है भरूच का, तो भरूच का केस में जो प्राइमरी मेरे को जो जानकारी है तो उसमें कंप्लेनेंट ने ऐसा बोला था कि उनका एक क्रिमिनल केस वो भरूच की सीनियर कोर्ट में, वहाँ पे जो सीनियर सिविल कोर्ट है वहाँ पे उनकी जो ट्रायल है, उनकी ट्रायल वहाँ पे हो रही थी। तो ये जो वकील है तो उनका जो एलिगेशन है कि वकील ने उनको, वो वकील को मिला तो वकील ने उनको ऐसा बताया
कि वो जो आपकी जो ट्रायल है कि आपका जो केस है इसमें आपकी फेवर में रिजल्ट आएगा और आपकी फेवर में रिजल्ट लाने के लिए उन्होंने कुछ इलीगल डिमांड किया और वो ऐसा करके और उन्होंने बताया कि मैं आपको इलीगल डिमांड करके उन्होंने ऐसा बोला कि मैं आपकी फेवर में वो जजमेंट आएगा और इसीलिए ये मददगारी में वकील को अरेस्ट किया। तो इसमें आरोपी कौन होगा वकील के सिवा? वकील के सिवा अनडिफाइंड है अभी। वकील के सिवा अभी जो इन्वेस्टिगेशन अभी एकदम प्राइमरी स्टेज पे है इन्वेस्टिगेशन। अगर मानो कि इसमें क्या होता है कि मोबाइल में जो बातचीत होती है वो उनका भी रिकॉर्डिंग होता है, उनका भी सीडीआर लेते हैं और फिर बाद में अगर ये जो एडवोकेट है उन्होंने मानो कि जैसे दूसरे लोगों के साथ एक केस के बारे में अगर तो एक केस के बेनिफिट के बारे में अगर उनके साथ वो बाबत में कोई नेगोशिएशन करके बात किया कि जिसमें इलीगल ग्राफिकेशन अगर को कोई लाज की कोई बात आती है, अगर तो कोई की फेवर की बाबत आती है तो उसमें जो भी उनके साथ जुड़े हैं वो भी एक्यूज की डेफिनेशन में आते हैं। तो वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उनकी कस्टडी भी लिया था और उनका जो सीडीआर है उनके वो लोग एनालिसिस करेंगे, जो टेलीफोन में किसके किसके साथ बातचीत हुई थी, क्या बातचीत हुई थी, उन लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। फिर बाद में अगर ऐसा मालूम पड़ेगा भाई इन लोगों ने भी उसमें उनको सहयोग दिया था तो वो भी आरोपी की श्रेणी में आ सकते हैं। सर एक सवाल बहुत चर्चा में रहता है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड है, वो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दिया या सरकार है उसको डोनेशन दिया, और ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिनको सरकार ने फायदा पहुंचाया, ऐसे आरोप लगते हैं। हाँ, तो क्या ये केसेस भी क्या एंटी करप्शन में फ्यूचर में आ सकते हैं? मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी जो एंटी करप्शन की जो भी डेफिनेशन है जी। कि जिसमें मिसकंडक्ट मानो है कि मिसकंडक्ट है कि मिसकंडक्ट की डेफिनेशन उन लोगों ने बहुत ब्रॉड किया है। तो मिसकंडक्ट में आप एक पोजीशन पर बैठे हो, एक ऑफिसर की पोजीशन पर बैठे हो और आप ये पोजीशन पर बैठ के आपने अगर आपकी पोजीशन का बेनिफिट लेके किसी को बेनिफिट करवाया, वो इलीगल बेनिफिट करवाया तो वो एंटी करप्शन की सेक्शन में आ सकती है, मैं ऐसा मानता हूँ। ओके। तो फिर फ्यूचर में यानी इवन पॉलिटिशियंस के ऊपर भी केस चल सकते हैं? फ्यूचर में अगर ऐसी कोई बाबत की कंप्लेन होती है तो फिर उसके इन्वेस्टिगेशन में अगर वो बात सामने आती है तो उसमें ये बाबत का इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। क्योंकि बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स आई हाँ। कि ये कंपनी पे रेड पड़ी, रेड पड़ने के बाद उसने इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा दिया और पैसा देने के बाद उसका केस क्लोज हो गया। वो वैसा उनका जो नेक्सस आएगा, जी जैसे आपने बताया वो जो नेक्सस आएगा जी। और नेक्सस में ऐसा मालूम पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन में कि ये जो उनका जो मैटर क्लोज करने के लिए उनके साथ कोई डील हुई है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि एंटी करप्शन की सेक्शन में वो केस पड़ता है हमारा। जी जी। और सर आपसे बातचीत करते हुए एक जानकारी ऐसी हुई कि अभी ये टेक्नोलॉजी का बहुत रोल आपके प्रोफेशन में बढ़ गया है। तो सर क्या है, आप जरा हमको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस लेवल तक क्या है? मैं ऐसा मानता हूँ कि जब फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी एक जो टेक्नोलॉजी का एक मानो कि अभी वर्चुअल हम लोग कोर्ट भी स्टार्ट किया है, वर्चुअल कोर्ट कि जैसे जूम मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग में भी एविडेंस हम रिकॉर्ड कर सकते हैं तो उसका भी कई सारा बेनिफिट आम जनता को भी है मिल रहा है और उनका जो समय है वो समय का भी बचत होती है और प्रोसीडिंग भी थोड़ा फास्ट चलेगा। नहीं तो मानो एक ऑफिसर, मैं एक आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि हमारे एक एंटी करप्शन की मैटर हम लोग ट्रायल चला रहे हैं, उसमें उस टाइम पे सूरत म्यूनिसिपल कमिश्नर अर्पणाबेन थे और उस टाइम पे वो सूरत म्यूनिसिपल कमिश्नर के तौर पे उन्होंने सैंक्शन दिया था। फिर अर्पणाबेन मैडम वो वाशिंगटन डीसी में डेप्यूटेशन पे गए थे, फिर बाद में अभी दिल्ली में कैबिनेट के सेक्रेटरी के तौर पे, तो उनका एकदम बिजी शेड्यूल होता है। वो एक आधा घंटे की जुबानी कारण के उन्होंने सिर्फ सैंक्शन दिया कि भाई उन्होंने जो करप्शन की जो एक्ट है तो इसमें उनका जो हायर ऑफिसर है कि जो नियुक्त करते हैं तो उनको सैंक्शन देना जरूरी है कि वो आपके सामने प्रोसिक्यूशन आगे चल करो, ऐसे मंजूरी देते हैं। तो वो उनके आधा घंटा पौने घंटे की उनकी कोर्ट में जुबानी रहती है, एविडेंस रहता है।
तो उसके लिए कई दफ़ा ऐसा होता है कि उनको टाइम नहीं मिला था, वो लोग ऑफिसर लोग इतने हायर पोस्ट पे है तो नहीं आ सकते, 3-4 डेट मिल जाते। तो अभी ये वर्चुअल मीटिंग के ओर से तो उनकी वो दिल्ली थी और इधर से ही उनकी एविडेंस रिकॉर्ड हो गया, तो उनका टाइम का भी बचत आता है, उनको भी दिल्ली से सूरत आने का। जी तो वो सभी ये जो सुविधा है और ये इसके लिए जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है उसमें भी जो स्पीडी आया है। दूसरी मैं बात बताऊं कि जैसे दूसरे एक चालू किया है कि ई कोर्ट बना रहे हैं, कि जैसे पेपरलेस कोर्ट बनाते, ई फाइलिंग अभी ई फाइलिंग कर देते, तो इसमें भी कई समय शक्ति हमारी बचती है। दूसरी एक बात है कि अभी अब कस्टडी में जेल में कई सारे लोग रहते हैं, तो हर मुद्दत में उनको पुलिस के साथ कोर्ट में पेश करना है। कई दफ़ा ऐसा है कि जाब्ता नहीं मिलता, पुलिस का बंदोबस्त है कि चलो भाई आज ये बंदोबस्त है, कल बंदोबस्त, जाब्ता नहीं मिलता है तो पुलिस नहीं लाते तो डेट की आ जाती है। अभी ऐसा नहीं है, अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस है, वो जेल में रहेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंस से कोर्ट से जुड़ जाएंगे, वो जेल में रहे, वो जेल में बैठे हुए अपने केस की टोटली कार्यवाही वीडियो मार्फत वो देख सकते हैं, तो वो भी समझ सकते हैं कि बहुत सारा बचाव हो जाता है। और अभी जो एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन जो जैसे पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है, इसमें भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो साइंटिफिक मैटर है, उस पर भी कई सारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं, तो वो भी हमारे लिए बहुत सारी इम्प्रूवमेंट है, रिफॉर्म है। इसीलिए जो हमारी जो प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया, उसमें भी कई सारे उनका हमको पॉजिटिव इफेक्ट देखने में मिल रही है। मानो एक आपको मालूम है ग्रीष्मा का मर्डर केस हुआ था, बहुत चर्चारी केस हुआ था, ग्रीष्मा मर्डर केस। हाँ, तो पूरा सूरत हिल गया था। हाँ, एक लड़की को सबके एक सामने लड़के ने, मार दिया था उसके प्रेमी ने। तो इसमें साइंटिफिक एविडेंस और फॉरेंसिक साइंस के जो ऑफिसर के एविडेंस, उस पे ही उनको छते ये कोर्ट ने कैपिटल पनिशमेंट की। और उस टाइम पे हमारे एफएसएल ऑफिसर है, उस टाइम पे जो हमारे डीजीपी नयन भाई है, उनकी पूरी टीम ने और पुलिस की टीम ने मेहनत करके वो केस को प्रूव करके बताया। तो वो कई सारी ऐसी बाबतें, वो साइंटिफिक बाबत है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, साइंटिफिक मैटर है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक जो मैटर है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी अभी एविडेंस में कंसिडर करते हैं। सर एक सवाल ये पूछना है कि पहले ऐसा था कि पुलिस रिमांड में है और पुलिस ने कबूल करवा लिया, लिखवा लिया, साइन करवा लिया, और वो व्यक्ति फिर कोर्ट में जाके बोलता है पुलिस ने मुझे मार के कबूल करवाया है, ठीक है, और पुलिस के पास कुछ डिफेंस के लिए कुछ होता नहीं था। लेकिन अभी ऐसा है कि पुलिस रिमांड का वीडियोग्राफी हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं, और वो कबूलनामा साइन कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। और तो अब ये जो वीडियो कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी पुलिस, तो क्या ये अब माना जाएगा कि हाँ भाई उसने कबूल कर लिया है और वो गुनहगार है? इसमें क्या है कि अभी भी आज की डेट में पुलिस की कस्टडी में एक्यूज अगर कोई कन्फेशन करे, जैसे हम कबूलात करते हैं, तो अपवाद में आता है। उनका टोटली एक कन्फेशन पे उनको सजा नहीं होती है, उनके साथ दूसरी कई सारे एविडेंस देखने पड़ते हैं। लेकिन अभी की जो मैटर में क्या होता है कि पुलिस क्या करेगी कि अभी कई सारे पंचनामा की कार्यवाही है तो उनकी वीडियोग्राफी करते हैं। दूसरी जो कार्यवाही जो इन्वेस्टिगेशन होता है कि दूसरी जो इंक्वायरी कार्यवाही है तो उनकी वीडियोग्राफी होती है, और वो वीडियोग्राफी दो तटस्थ पंच है कि जो सरकारी पंच है उनके सामने करते हैं। तो वो अभी एविडेंस, कई एविडेंस अमुक हद तक वो कोर्ट में अभी कंसिडर करना है। तो नए लॉ में उसको कंसीडर, नए लॉ में अब कंसिडर करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसमें कंसिडर करते हैं, एक्सेप्ट के जो टोटली कन्फेशन में आता है वो नहीं कंसिडर किया जाएगा, बाकी की बाबत में कंसिडर होगी अभी। अच्छा, वो ऐसी होगा बात है जी। और जैसे मैं मेरे ही मैटर में बताता हूँ, मेरे ही मैटर में हुआ था, ते लड़के ने उनके फ्रेंड का ही मर्डर कर दिया, टोटली सर्कमस्टेंसेस एविडेंस का केस है। वो दोनों साथ में नवसारी गए, दोनों फ्रेंड थे। जो लड़के ने मर्डर किया उनको मालूम था कि उन्होंने नवसारी में से उन्होंने पैसा लिया, 3 लाख 3.5 लाख रुपये लिए, वो दोनों सूरत आए।
तो फिर वो लड़का जो आरोपी एक्यूज है वो उनको कहते दोनों एमके के चलो पार्टी करके ऊपर करके उनको टेरेस पे लेके गए, फिर उन्होंने उनका मर्डर किया। आई विटनेस कोई नहीं था वो केस में, टोटली सरकमस्टेंसेस एविडेंस का केस था। उसमें वन ऑफ द सरकमस्टेंसेस क्या है मैं आपको बताऊं, वो बहुत उस टाइम पे भी डिबेटेबल हुआ था और सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग गए थे वो पॉइंट पे। तो उसमें वो लड़के को जब पुलिस रिमांड के लिए पुलिस ने कस्टडी के लिए कोर्ट में पेश किया, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनकी पुलिस कस्टडी मंजूर किया, ग्रांट किया। और उनके टाइम में हमारा जो लॉ में ऐसा है कि उनको 48 आवर्स में पुलिस कस्टडी में रहते हैं, तो 48 आवर्स में उनको हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप के लिए ले जाना कि भाई उनके साथ कोई टॉर्चरिंग नहीं किया ना। तो वो लड़के को न्यू सिविल हॉस्पिटल में लेके गए थे, न्यू सिविल हॉस्पिटल में लेके गए थे। उस टाइम पे आई विटनेस चैनल वाले रिपोर्टर थे वहाँ पे और कैमरामैन और रिपोर्टर भी थे। तो उनको जब मालूम पड़ा कि लड़के को एक केस में वो उनको इधर मेडिकल चेकअप के लिए ले आए थे, तो उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया, वो लड़के का उन्होंने इंटरव्यू लिया। वो लड़के ने वो इंटरव्यू में कई सारी बातें बताई। तो वो फिर बाद में ये जो उस टाइम पे जो कहते ये बाबत उनकी जो आई विटनेस की जो उन्होंने जो इंटरव्यू लिया था, तो उस टाइम पे ये जो इंटरव्यू लेने वाला जो रिपोर्टर और वो जो सीडी थी वो प्रोसिक्यूशन के पुलिस की ओर से कोर्ट में पेश हुआ। मतलब आई विटनेस एक चैनल है, न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ चैनल, और न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर ने उनका इंटरव्यू लिया। जब मेडिकल हो रहा था उस टाइम पे इंटरव्यू मेडिकल लेके उनका मेडिकल हुआ और फिर वो बाहर निकला। उस टाइम पे पुलिस भी थी उनके साथ जी, लेकिन वही मैं आपको बता, पुलिस भी थी उनके साथ, पुलिस की कस्टडी भी थी, लेकिन वो मेडिकल चेकअप के लेके लाया। तो उनका वो इंटरव्यू लिया था, इंटरव्यू लेना न्यूज़ चैनल का रिपोर्टर था। तो फिर वो इंटरव्यू में उन्होंने कितनी जो बातें बताई थी वो एक कन्फेशनल बातें थी कि भाई उस तरह से उन्होंने उस टाइम पे एकदम उन्होंने उसके माइंड पे गलत सोच आई और उन्होंने ऐसा कर डाला, ऐसा बताया था। तो फिर बाद में ये लोगों ने प्रोसिक्यूशन ने साइड की और पुलिस ने वो न्यूज़ चैनल का उस टाइम पर रिपोर्टर का जो उन्होंने इंटरव्यू लिया था और वो सीडी नामदा कोर्ट के में ट्रायल में पेश किया। मैंने ऑब्जेक्शन लिया। मैंने ऑब्जेक्शन ऐसा लिया कि उस टाइम पे साहब वो प्रेस रिपोर्टर ने उनका इंटरव्यू लिया, लेकिन उस टाइम पे वो पुलिस की नियंत्रण में था और पुलिस की कस्टडी में था, क्योंकि उनका रिमांड पीरियड था। और जब वो इंटरव्यू दे रहा था तब उनके साथ पुलिस के जवान थे साथ। लेकिन जब आपने बोला वो क्या होता है जो टेक्निकलॉजी का जो बेन बा कि जब उन्होंने कोर्ट ने सीडी देखी और सरकारी वकील साहब ने उस टाइम पे ही बताया, जो कोर्ट ने जब सीडी देखी तब ये जो इंटरव्यू उन्होंने दिया था तो इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि भाई पुलिस उनको बता रही थी कि पुलिस उनको प्रॉम्प्टिंग कर रहे थे भाई तू ऐसा ऐसा बोल, ऐसा नहीं था। उनका इंटरव्यू उस टाइम पे जैसे वो एकदम अपनी ओर से एकदम ऐसा बोलो स्वैच्छिक दे वॉलंटरी दे रहा था। तो कोर्ट ने ऐसा उनका ऑब्जर्वेशन किया और कोर्ट ने ये एविडेंस कंसिडर किया। अच्छा। वो एविडेंस को हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, हाई कोर्ट ने भी हमारे खिलाफ दिया, कंफर्म रखा। सुप्रीम में गए तो सुप्रीम ने भी माना कि नहीं भाई उस टाइम पे इन्होंने जो इंटरव्यू दिया तो उस टाइम पे पुलिस का उन पे कोई दबाव था, अगर तो पुलिस के कहने पे वो इंटरव्यू दे रहा था, अगर तो उनको पुलिस उनको कुछ बता रही थी, ऐसा कुछ नहीं आता। उसके इंटरव्यू के टाइम पे उनका जो फेस का जो टोटली जो हाव भाव था उस पर भी ऐसा कुछ नहीं दिखा है। तो वो बात हमारे खिलाफ हो गई। अच्छा, ओके। तो अभी जो टेक्नोलॉजी का जो बेनिफिट इस तरह से प्रोसिक्यूशन को मिलता है। तो ये मतलब ये अलाउड है पुलिस कस्टडी में जो इंटरव्यू कर सकते हैं ऐसा? वो सिविल हॉस्पिटल में ले लिया था। अच्छा। लेकिन मैं वो भी मैंने पॉइंट निकाला था भाई उन्होंने जब इंटरव्यू किया तब उन्होंने परमिशन कहाँ पे लिया था। लेकिन कोर्ट ने ऐसा माना कि वहाँ पे वो पब्लिक प्लेस था। ओके। पुलिस कस्टडी नहीं था, नहीं पुलिस स्टेशन था। अच्छा, अगर पुलिस स्टेशन में होता तो आपके नहीं सपोर्ट में हो जाता। जी जी। तो सर ये इतना बिजी शेड्यूल ये सब होता है, आप रिलैक्स होने के लिए क्या करते हैं?
अरे रिलैक्स तो थोड़ा मेरे को म्यूजिक का शौक है और जी। थोड़ा घूमने का शौक है, वॉकिंग करना, बस उसमें रिलैक्स हो जाते हैं। जी, क्योंकि जितने भी मैंने बहुत से लॉयर्स का इंटरव्यू किया, वो बोलते हैं कि बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ हमको जीनी पड़ती है और हमको बहुत कंसिस्टेंटली बहुत सारा पढ़ना पड़ता है और टाइम बहुत ही कम होता है। तो मैं एकदम अभी बोलता हूँ ना, तो थोड़ा अभावी दबाव जो हमारे पे रहता है ना, जी, तो पीपल रिजल्ट ओरिएंटल पीपल आ गए। पीपल की अपेक्षा, क्लाइंट की अपेक्षा हमारे पास बहुत ज़्यादा रहती है, वो दबाव हम फील करते हैं, जी। बाकी दूसरा दबाव फील नहीं करते हैं। तो वो दबाव को म्यूज़िक दबाव से वो कि एक अपेक्षा लेके आते हैं जी, कि ना भाई ये हम आपके पास आए हैं तो हमको रिजल्ट मिलना चाहिए, और वो लोग चाहते हैं इस तरह का रिजल्ट का वो लोग आग्रह रखते हैं, जी, ऐसे इच्छा लेके आते हैं। वो थोड़ा, वो एक हमारा पर एक दबाव हम कई टाइम पे फील करते हैं। और सर गाँव से आए आप यहाँ सिटी में, बड़े शहर में और बहुत बड़े वकील बने और सक्सेसफुल वकील बने। अब फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं और आपका मतलब फैमिली में से कौन और कोई वकील बनने वाला है? फैमिली मेरे जो ये है एल्डर ब्रदर, मानो मेरे सीनियर है गौतम भाई, जी, उनका लड़का रवि देसाई, जी, वो अभी हमारे साथ एक हमारी जनरेशन में वो लग मेरे साथ अभी ज्वाइंट हो रहा है, जी, जी, और वो अभी स्टार्ट किया है उन्होंने। जी, रवि देसाई है, जी, जी, एक यंग जनरेशन है, जी। तो वो भी हमारे साथ। मैंने बोला कि भाई अभी ये कौन संभालेगा, हुँ, गौतम भाई का वो ही एक लड़का है, मेरी एक बेटी है, उनकी शादी हो गई है, जी, तो फिर मैंने बोला कि ये कौन संभालेगा, जी, तो उनको, वो पहले इंजीनियरिंग में थे, फिर बाद में उनको लॉ करवाया, जी, और फिर हमारे साथ अभी स्टार्ट करवाया सनद लेके। जी। तो धन्यवाद सर आप यहाँ आए और हम चाहेंगे कि सर आपके जो गुरु हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो भी आएँ, उनसे भी आपकी तरह हम सवाल पूछेंगे, हमको बहुत अच्छा लगेगा सर। धन्यवाद सर। हाज़िर हो